चैप्टर है ये आफ्टर प्लांट रिप्रोडक्शन, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी प्लांट रिप्रोडक्शन मेरे ख्याल आपका खत्म हो गया होगा, ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने उसमें प्लांट्स में। अभी हम सेम वही रिप्रोडक्शन का जो फिनोमिना है वो ह्यूमंस के केस में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन के केस में बेटा जो देखो रिप्रोडक्शन का फिनोमिना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल क्यों है? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सेक्सेस हमारे केस में होते हैं सेपरेटेड। तो उस केस में हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एंड इट इज सेड टू बी बाई पेरेंटल, सो इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? टाइप ऑफ डिवीजन जो हमें इन्वॉल्व होगा दैट इज ऑब्वियसली माइटोसिस एंड मेयोसिस, दोनों परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन है बेटा। दूसरा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेस्ड पे। फिर आप लोग मतलब सेक्सुअली जब मेच्योर होते हो तो उस स्टेज को प्यूबर्टी बोला जाता है, व्हेन यू आर सेक्सुअली मेच्योर, व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्लियर? आप में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ताकि गैमीट्स हैं जो वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज्ड होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। फिर फीमेल्स के केस में, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ फीमेल, मिनार्क स्टेज आती है बेटा। मिनार्क का मतलब है कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं फीमेल में वो प्यूबर्टी स्टेज में ही स्टार्ट होते हैं, तो उस स्टेज को मिनार्क बोला जाता है। फिर फीमेल में बेटा मीनोपॉज आता है। मीनोपॉज मतलब जब जो मेंसेस हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है उनकी लाइफ में, नो मोर एग प्रोडक्शन विल बी देयर। तो वो स्टेज आती है 45 से 50 के इन बिटवीन, ठीक है, तो उसको मीनोपॉज बोला जाता है। पॉज का मतलब होता है रुकना, स्टॉप। फिर आता है वीवी पैरी। वीवी पैरी एक फिनोमिना है जिसमें हमारी पॉपुलेशन में क्या होता है कि यंग वंस फॉर्म्ड होते हैं, मतलब वी गिव राइज टू द यंग वंस। एग नहीं प्रोड्यूस होते, इसलिए आप ओवी पैरस नहीं बोलोगे, वी आर बेसिकली वीवी पैरस। तो ह्यूमन में बेटा जो रिप्रोडक्शन होती है उसके इंपॉर्टेंट फीचर आप ध्यान में रखो, बाई पेरेंटल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, प्यूबर्टी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मिनार्क, देन मीनोपॉज, देन वीवी पैरी। क्लियर? मुस्कान बेटा आपने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, अब इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर आगे प्रोसीड करते हैं। तो चैप्टर में देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेल और फीमेल का एनाटॉमिकल अरेंजमेंट देखना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें बेटा, तो देखो सेक्स ऑर्गन बोला गया तो डेफिनेटली दे आर रिलेटेड विद द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन्स को बोला जाता है जिनका मेन काम होता है गैमीट का प्रोडक्शन एंड सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन, क्योंकि वो फ्रंट में है और हमेशा गैमीट बनाते हैं, सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो वो प्राइमरी फंक्शन प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए उनको बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल अगर आप फीमेल के केस में देखो तो वन पेयर ऑफ ओवरी है, और मेल के केस में देखो तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। ओवरी का काम है एग का प्रोडक्शन प्लस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन, और अगर मेल के केस में देखा जाए तो टेस्टिस का मेन फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन और प्लस मेल हार्मोन का सिक्रेशन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अब अगर पूछा गया कि व्हाट आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा उनको बोला जाता है जिनका मेन काम गैमीट प्रोडक्शन या हार्मोन सिक्रेशन का नहीं होता, उनका मेन काम होता है गैमीट का कंडक्शन करना। क्लियर? बट दे आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, मतलब वो सिर्फ गैमीट को आगे कंडक्ट करवाएंगे, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिसमें आपके पास एक तो डक्ट्स आ जाती हैं, जैसे स्पर्म डक्ट है मेल के केस में, एपिडिडिमस अगेन इन केस ऑफ मेल। फीमेल के केस में देखोगे तो बेटा ओविडक्ट है इसका बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा दोनों सेक्स में जितने भी ग्लैंड्स आपको मिलते हैं, सेक्स ग्लैंड्स, असेसरी सेक्स ग्लैंड, इन सबको मिला के बोला जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का गैमीट प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, लेकिन वो अपना काम क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ गैमीट, गैमीट को आगे कंडक्ट करेंगे। बट हार्मोन सिक्रेशन एंड गैमीट प्रोडक्शन उसमें उनका कोई रोल नहीं है, उसमें कौन रोल प्ले करेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। So first of all, you should know the difference between the primary sex organ and the secondary sex organ. अब इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट देखें तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस जो हमें ह्यूमन के केस में देखने को मिलती है फॉर द रिप्रोडक्शन।
तो देखो सबसे पहला स्टेज आप लोगों में आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल के केस में एग का फॉर्मेशन एंड फीमेल के केस में एग फॉर्मेशन और मेल के केस में स्पर्म फॉर्मेशन। फिर अगर गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स बन गए तो डेफिनेटली बेटा हम गैमीट का ट्रांसफर करेंगे। तो गैमीट के ट्रांसफर के प्रोसेस को ह्यूमन के केस में इंसेमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, इंसेमिनेशन का मतलब कि जो मेल है दैट विल ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी थ्रू हिज कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पेनिस। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में एंटर हो गए तो डेफिनेटली बेटा उसके बाद गैमीट का फ्यूजन होगा। तो फर्टिलाइजेशन हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरी टर्म जो आप यूज करोगे दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, जहां पर मेल और फीमेल गैमीट आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अब आपको पता है कि अगर गैमीट फ्यूज होते हैं तो डेफिनेटली देखो दोनों गैमीट हैप्लॉइड है। तो जब हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज्ड होंगे तो हमारे पास डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। तो डेफिनेटली जो जायगोट है वो यूनिसेलुलर है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। So now the zygote will start undergoing the repeated mitotic division so that it can be converted into a multicellular stage, and that multicellular stage is known as blastula. Clear? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको नाम दिया जाता है क्लीवेज। क्लीवेज के केस में जो जायगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब ब्लास्टुला जो है बेटा वो मल्टी सेलुलर स्टेज है, लेकिन जो जायगोट है वो यूनिसेलुलर स्टेज है। तो यूनिसेलुलर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मल्टी सेलुलर स्टेज में। प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? क्लीवेज। अब एक बार अगर ब्लास्टुला बन गया तो ब्लास्टुला बेटा इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो ब्लास्टुला है वो फीमेल के यूटरस की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको आप बोलते हो एंडोमेट्रियम, उसमें फिट हो जाता है। जैसे ही ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में फिट होगा इट विल स्टार्ट द प्रेगनेंसी पीरियड, मतलब उस दिन से फीमेल प्रेग्नेंट कंसीडर करी जाए। तो इस प्रोसेस को बेटा नाम दिया जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द एंडोमेट्रियम। एंड व्हाट इज एंडोमेट्रियम? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज वर्म इन केस ऑफ फीमेल। अब उसके बाद बेटा अगर ब्लास्टुला देखो एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया तो डेफिनेटली उस ब्लास्टुला ने आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। ठीक है, तो हमें उसको सबसे पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है, देन एम्ब्रियो प्रॉपरली कन्वर्ट इनटू फीटस, पता है ना आपको? तो दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन या गेस्टेशन बोल सकते हो, तो इसको गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है जो ह्यूमन के केस में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का है। ठीक है, और एक बार 9 मंथ कंप्लीट होने पर जब बेबी आपके पास फुली फॉर्म्ड तैयार हो गया तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस होगा बेटा पार्ट्रीशन, दैट इज नोन एज द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो पूरे चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपने वन बाय वन बेटा डिटेल में करने हैं। बट बिफोर गोइंग फॉर दिस टॉपिक आप लोगों को एनाटॉमिकल अरेंजमेंट समझना पड़ेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन काम कैसे करते हैं। क्लियर? तो अब जरा चलते हैं आगे। अब बेटा इसमें देखो सबसे पहले जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रहा है ये बेसिकली सेक्शनल व्यू है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और मैं एक चीज पहले ही बता दूं, इस चैप्टर में बेटा डायग्राम बहुत आने वाले हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, इवन दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स, क्योंकि नीट में भी डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, अब ये वाला जो है ये तो सेक्शनल व्यू है। अगर आपने इसको बहुत इलेबोरेटेड वे में समझना है तो आप एक बार ये स्लाइड को जरा ध्यान से देख लो जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब इस स्लाइड में बेटा देखो जो मेल के केस में कॉप्युलेटरी ऑर्गन है दैट इज नोन एज पेनिस। ठीक है, और पेनिस जो है वो मेल के केस में एक्स्ट्रा मतलब एब्डोमेन कैविटी से बाहर है। Clear? It is not present inside the abdominal cavity, it is outside the abdominal cavity. और पेनिस को दोनों तरफ से जो सराउंड करते हैं वो है स्क्रोटम। सो दीज आर बेसिकली स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज नोन एज टेस्टिस।
तो टेस्टिस जो है बेटा वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, मतलब एब्डोमेन के अंदर नहीं है, एब्डोमेन से बाहर है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दोनों टेस्टिस हैंग करती हैं इनसाइड अ पाउच, एंड दैट पाउच इज कॉमनली नोन एज स्क्रोटम। अब क्वेश्चन आपसे समटाइम ये भी पूछा जाएगा कि जो टेस्टिस हैं वो ह्यूमन मेल के केस में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो कम चाहिए। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली होता है 37 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो उसके कंपैरिजन में 2 to 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम चाहिए फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। अब ये टेम्परेचर ऑब्वियसली बेटा बॉडी के अंदर तो मिल नहीं सकता, क्योंकि बॉडी के अंदर तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्लियर। इसी वजह से टेस्टिस बॉडी से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाउच में होती है, एंड दैट पाउच इज नोन एज व्हाट, स्क्रोटम। नाउ दिस इज द रीजन, ये आपने याद रखना। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखो, इस साइड वाला डायग्राम देखो जहां पर एरो है, ये बेसिकली टेस्टिस हैं, क्लियर। अब टेस्टिस के अंदर क्या है, ये वाला डायग्राम हम बाद में देखेंगे। ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ पर देखो एक डक्ट का सिस्टम आपको नजर आ रहा है, बहुत नॉब लाइक ऊपर की तरफ। इसको बेसिकली नाम दिया जाता है एपिडिडिमस। क्या बोला जाता है इसको, एपिडिडिमस, क्लियर। एपिडिडिमस नीचे की तरफ प्रोसीड होगा, देन इट विल गिव राइज टू अ स्पाइरल ट्यूब। ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये ट्यूब प्रोसीड करती है ऊपर की तरफ। दोनों तरफ से देखो ये ट्यूब जो है ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो दोनों तरफ से जब ये ट्यूब ऊपर की तरफ आती है तो इन ट्यूब्स को नाम दिया जाता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मींस स्पर्म डक्ट। सिंगल है तो वास डिफरेंस, अब क्योंकि ये पेयर्ड हैं, दो हैं, एक से ज्यादा हैं, तो दीज आर कॉल्ड वासा डिफरेंशिया, या फिर इनको नाम दिया जाता है स्पर्म डक्ट, क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है, टू कैरी द स्पर्म, क्लियर। अब आप ये देखो कि जो दोनों तरफ से बेटा वास डिफरेंस है, यहाँ वाली होगी, ठीक है, राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, दोनों वास डिफरेंस मेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाके ओपन हो जाती है। अब बेसिकली मेल के केस में क्या है कि जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कोलैबोरेटेड है, क्लियर। कोलैबोरेशन क्यों है, अब अगर आप डायग्राम में देखो कि जो दोनों वास डिफरेंस है, ये दोनों बेसिकली आपके ओपन होती हैं सैक में, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके नीचे बेटा ये आपको नजर आ रहे हैं दो येलो स्ट्रक्चर, अगर आप ध्यान से देखो लॉब्यूलेटेड येलो पीले रंग के, तो दीज आर द ग्लैंड व्हिच आर पेयर्ड। इनको क्या नाम दिया जाता है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के नीचे आपको एक और सिंगल ये वाला ग्लैंड नजर आएगा, ये देखो बटरफ्लाई शेप में नजर आ रहा है ना हमें बाहर की तरफ, सिंगल ऐसे ट्राइंगुलर सा, दिस इज नोन एज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे देखो, दिस इज वन पी शेप, दिस इज अनदर पी शेप, छोटे छोटे मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं ना आपको। ये तीसरा ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल, यानी कि मेल की बॉडी में टोटल हाउ मेनी सेक्स ग्लैंड्स आर देयर, 3। एक पेयर्ड है सेमिनल वेसिकल का, फिर एक सिंगल है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक पेयर्ड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। उसके बाद अगर आप देखो बेटा, तो जो वास डिफरेंस है, मतलब जो स्पर्म डक्ट है, वो दोनों साइड से कम्युनिकेट करेंगी सेमिनल वेसिकल के साथ। मतलब जो सेमिनल वेसिकल की डक्ट है और जो वास डिफरेंस है वो आपस में जुड़ेंगी, और देन इट एंटर इनटू दिस स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट, यूरिथ्रा। यानी कि वास डिफरेंस में तो स्पर्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन प्रेजेंट होगा, तो ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा में जाता है, स्पर्म डक्ट भी यूरिथ्रा में ओपन हो रही है, यानी कि मेल के केस में यूरिथ्रा क्या कर रहा है, डुअल पर्पस कर रहा है, इट इज कैरिंग द स्पर्म एज वेल एज इट इज कैरिंग द यूरिन। तो ये रीजन है कि इस वजह से मेल के केस में जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कोलैबोरेटेड है। क्यों, क्योंकि दोनों सिस्टम की एक कॉमन डक्ट है, उस डक्ट को क्या बोला जाता है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा यूरिन भी कैरी करती है, यूरिथ्रा स्पर्म भी कैरी करती है, तो यूरिथ्रा यहाँ पे डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो यूरिथ्रा है दैट एंटर्स इनटू द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन व्हिच इज नोन एज पेनिस। अब पेनिस जो है बेटा वो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसके थ्रू मेल जो होगा वो स्पर्म ट्रांसफर करेगा इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पेनिस का जो बेटा ये एंटीरियर एंड है, दिस एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेनिस इज बिट स्वोलन, थोड़ा सा स्वोलन है। इस पार्ट को यहाँ पर नाम दिया जाता है ग्लांस पेनिस। क्लियर? और ग्लांस पेनिस के बाहर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है, लाइक दिस मेम्ब्रेन एंड दिस मेम्ब्रेन। नाउ दिस इज नोन एज foreskin। क्या बोला जाता है इसको? foreskin। नाउ दिस इज द अरेंजमेंट, anatomical arrangement for the male reproductive system। इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। मुस्कान बेटा आपका कोई क्वेश्चन था? मैम जो दोनों टेस्टिस है उनका स्ट्रक्चर और साइज डिफरेंट होता है? नहीं बेटा, सेम होता है। वो डायग्राम में थोड़ा आपको लग रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर, शेप, साइज, एवरीथिंग इज सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है? तो मैम जो ये लेफ्ट साइड वाली टेस्टी है वो ओपनली दिखाई है? हाँ, वो थोड़ा सेक्शनल व्यू दिखाया ना उसके अंदर, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ हो गया वो, क्योंकि उसका अंदर का सेक्शनल व्यू दिखाया आपको। ये अभी हम इंडिविजुअली आगे जाके पढ़ेंगे टेस्टिस का सेक्शनल व्यू भी। ओके मैम। तो ये बेटा एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी बना हुआ है, तो वो डायग्राम की प्रैक्टिस आप लगातार साथ में करते रहो, क्योंकि देखो अभी क्लासेस ऐसे ऑफलाइन तो लग नहीं रही है, ऑनलाइन है, तो मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है डायग्राम की। क्लियर? डेली अपना डायग्राम 2-2 3-3 बार खुद बना के देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, अब सबसे पहले जो मेल का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पिक करेंगे, दैट इज द स्क्रॉटम या फिर स्क्रॉटल सैक। सबसे पहले देखो, जो स्क्रॉटम है वो दो पिगमेंटेड पाउच हैं, पिंक कलर के पाउच हैं, which are coming from the lower abdominal cavity and hanging between the legs। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो abdominal cavity से बाहर हैं, नीचे की तरफ हैं, because they have to maintain a low temperature as compared to the original body temperature। दोनों स्क्रॉटम में एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होगा। क्लियर? और अगर आप इसमें बात करो स्क्रॉटम के मेन फंक्शन की, जो वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा भी जाता है इवन एमसीक्यूज में, इसका मेन काम है टू मेंटेन द लो बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। कितना टेम्परेचर लो रखना है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी। क्लियर? और जो बेटा स्क्रॉटम होता है मेल के केस में, अब क्योंकि वो देखो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस है। अब अगर कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, उसने काम करना है, तो उसको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मसल सप्लाई, ये सब चाहिए होता है। अब आप बोलोगे कि स्क्रॉटम तो बाहर है, नीचे की तरफ है, उसके अंदर टेस्टिस हैं, तो टेस्टिस और स्क्रॉटम मेल की बॉडी यानी कि जो उसका लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करती है? तो कम्युनिकेशन होता है एक कैनाल के थ्रू, और उस कैनाल को बेटा यहाँ पर नाम दिया जाता है इनगुइनल कैनाल। क्या बोला जाता है उसको? इनगुइनल कैनाल। तो ये कैनाल का नाम आप जरूर याद रखना। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो जरा, जो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, बनाने के लिए आप पहले वाला बनाओगे जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था, सेकंड में। अब इस डायग्राम में अगर आप देखो, नीचे की तरफ आ जाओ बेटा, दिस इज फर्स्ट टेस्टिस, सेकंड टेस्टिस, दो टेस्टिस आपको क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। टेस्टिस आर कवर्ड बाय द पाउच, पाउच को हमने क्या नाम दे दिया? स्क्रॉटम। क्लियर? अब अगर आप टेस्टिस के नीचे की तरफ देखो, आपको डार्क कलर का एक कोई टिश्यू नजर आ रहा होगा, दिस इज अ काइंड ऑफ द connective tissue which actually connects the testis with the scrotum, जो टेस्टिस को स्क्रॉटम की वॉल से जोड़ के रखेगा, सो दैट द टेस्टिस रिमेन इन अ प्रॉपर लोकेशन। तो बेटा इस टिश्यू को यहाँ पर नाम दिया जाता है ग्यूबरनेक्युलम। क्या बोला जाता है इसको? ग्यूबरनेक्युलम। क्लियर? तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। और दूसरा, जो स्क्रॉटम है वो मेल के लोअर एब्डोमेन के साथ कम्युनिकेट करेगा with the help of a canal, that canal is called inguinal canal। क्या बोला जाता है उसको? inguinal canal। अब अगर ये चीज आपने थोड़ा क्लियरली समझनी है, तो आप थोड़ा सा जरा पीछे की तरफ चल पड़ो, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दिस इज द डायग्राम। देखो ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर देखो, ये एरो देखो मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दिख रहा है ये? दिस इज बेसिकली द इंगुइनल कैनाल। ये कैनाल है जो स्क्रॉटम को मेल की
लोअर एब्डोमिनल कैविटी के साथ क्या करेगी, जोड़ेगी। और देखो इसी कैनाल के थ्रू कौन सी डक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, स्पर्म डक्ट। नाउ इट इज क्लियर कि इंग्विनल कैनाल की इंपॉर्टेंस क्या है। ये मेल के स्क्रोटम को ऊपर की तरफ यानी कि लोअर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जोड़ती है, सो दैट जो स्पर्म डक्ट है इट मस्ट एंटर इनटू द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मेल। क्लियर। तो स्क्रोटम का बेटा फंक्शन जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर लो रखता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब इसके बाद बेटा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है मेल के केस में वो टेस्टिस है। वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन करेगा और सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। मेल का सेक्स हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। साइज है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड एंड ओवल शेप। अब इसके बाद बताते हैं कि जो टेस्टिस है बेटा वो बेसिकली बॉडी वॉल से अटैच होती है। बिकॉज आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके अंदर बॉडी कैविटी है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो टेस्टिस आपके बॉडी वॉल से अटैच्ड है। अटैचमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस लेयर व्हिच इज कॉल्ड मेसोर्किया। क्लियर। दूसरी बात अगर हम टेस्टिस की करें तो टेस्टिस का देखो मेन फंक्शन हमने बोला कि स्पर्म प्रोडक्शन का है, तो हमें स्ट्रक्चर वाइज देखना पड़ेगा कि टेस्टिस में ऐसा क्या है कि वो स्पर्म प्रोडक्शन करेगा। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो बेटा टेस्टिस के अराउंड प्रॉपर लेयर होती है, कवरिंग्स होती है, विच आर अप्रोक्सीमेटली 3। तो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनैलिस, विच इज आउटर मोस्ट लेयर। फिर आता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मिडल लेयर है। फिर आता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा जो सबसे इनर लेयर है। तो टेस्टिस के अराउंड जो ये बेटा 3 लेयर्स हैं इनको ध्यान से देख लो। आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडल ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड इनर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे ये डायग्राम देखो ध्यान से। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम में सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ। दिस इज द लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस, बताया था ना मैंने, आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मेन काम होता है टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब अगर मैं ट्यूनिका वेजिनालिस की बात करूं बेटा तो फर्दर 2 लेयर्स को मिला के बनी है। बाहर वाली लेयर को हम यहाँ पर नाम देते हैं पैराइटल लेयर, फिर अंदर वाली को हम यहाँ पे नाम देते हैं विसरल लेयर। ठीक है, दोनों किसकी है, वेजिनालिस। पैराइटल और विसरल के बीच में ये कैविटी नजर आ रही है आपको, डायग्राम में बहुत क्लियर नजर आ रही होगी। क्लियर। इस कैविटी में बेटा लिक्विड प्रेजेंट है। दैट लिक्विड एक्चुअली प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो ये हेल्प करता है टेस्टिस को किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करने। क्लियर। तो ये हो गई हमारी आउटर मोस्ट लेयर विच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस के बाद आता है बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो हमारी वेजिनालिस के अंदर की तरफ। क्लियर। एंड सबसे अंदर की तरफ बहुत पतली लेयर आती है विच इज वेस्क्यूलर, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इसमें उसको वेस्क्यूलोसा बोला जाता है क्योंकि वो वेस्क्यूलर लेयर है। अब आप ये देखो कि ये वाला जो डायग्राम है दिस इज बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेल टेस्टिस। लॉन्गिट्यूडनली कट करा है टेस्टिस को। तो इस डायग्राम में बेटा आप ये देखो कि जो टेस्टिस का इनर पार्ट है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, लाइक फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड सेवन। सो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आर देयर इनसाइड द टेस्टिस। एक टेस्टिस में कम से कम बेटा 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। क्या बोला जाता है इनको, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये डायग्राम को ध्यान से देखो, सभी में बहुत क्लियर दिख रहा होगा। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोला जाता है इसको, सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो बेटा एक टेस्टिस के अंदर कम से कम 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है, और एक लोब्यूल के अंदर कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 3, यानी कि 1, 2, 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट।
तो सपोज करो कि अगर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, तो एक टेस्टिस के अंदर हाउ मेनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर देयर, कितनी होंगी बताओ जरा, लिखो जरा अपना चैट बॉक्स में फटाफट से, या बोल के बताओ जल्दी कितनी होंगी। मैथ्स का क्वेश्चन हो रहा है मैम, थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा यहाँ पर देखो, ये जो टेस्टिस है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मेल टेस्टिस, क्लियर। तो यहाँ पर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है, जो एक टेस्टिस में 250 होते हैं। और एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखो तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सेमिनिफेरस टिब्यूल, विच इज अ साइट फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। हम बोलते हैं ना कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, तो टेस्टिस के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं और एक कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल कितना होगा एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। 250 बेटा, 250 250 बाई 3, ऑब्वियसली 750 आएगा। तो कम से कम एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर देयर, विच आर द साइट फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। अब सेम डायग्राम दूसरी टेस्टिस का भी है, हम यहाँ पर एक ही का पढ़ रहे हैं। अब आप डायग्राम को आगे ध्यान से देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल के नीचे की तरफ आ जाओ, ये छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हुई नजर आ रही है आपको, क्लियर। हर कंपार्टमेंट्स के बाहर देखो ट्यूब्स निकल रही है। अल्टीमेटली ये सारी ट्यूब्स क्या होंगी बेटा, आपस में जुड़ जाएंगी इस तरीके से। तो जब सभी ट्यूब्स आपस में जुड़ेंगी तो आपके पास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। दिस नेटवर्क इज नोन एज द रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाता है इसको, रेटे टेस्टिस, क्लियर। फिर रेटे टेस्टिस के बेटा टॉप की तरफ आ जाओ, ऊपर की तरफ, ये देखो बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हुई नजर आ रही हैं आपको। दीज आर द वेरी शॉर्ट ट्यूब्स विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द रेटे टेस्टिस। इन ट्यूब्स को बोला जाता है इफरेंट डक्ट्यूल्स। या तो बेटा इनको इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं, या फिर इनको बोला जाता है वासा इफरेंशिया, ठीक है। जिनका नंबर होता है कम से कम 12 to 20, 12 से लेके 20 तक हो सकती है एक टेस्टिस में। अब जब ये सारी इफरेंट डक्ट्यूल बेटा आपस में जुड़ जाएंगी, तो जब ये जुड़ेंगी तो देखो ऊपर हमारे पास बनेगा एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब जो बनी है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ इफरेंट डक्ट्यूल। इस लॉन्ग ट्यूब को नाम दिया जाता है एपिडिडिमस। तो एपिडिडिमस बेटा एक बहुत लंबी ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मेल टेस्टिस में बनता है। इसके ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है हेड, बीच वाले पार्ट को बोला जाता है बॉडी, और लोअर पार्ट को यहाँ पर क्या बोला जाता है, टेल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस में पहले आप कवरिंग्स की बात करो। आउटर मोस्ट वेजिनालिस है जिसमें फर्दर 2 लेयर्स हैं, मिडल एल्बुजिनिया है, और सबसे इनर कौन सी है, वेस्क्यूलोसा। टेस्टिस का इनर पोर्शन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है, और ये कितने कंपार्टमेंट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 250। हर कंपार्टमेंट के अंदर आपको टिब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्लियर। एंड सेमिनिफेरस टिब्यूल का काम हमने क्या पढ़ा, इट इज अ साइट फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। सेमिनिफेरस टिब्यूल आगे जाके देती है वेरी शॉर्ट ट्यूब्स जो कंबाइन करके हमारे पास बनाती है नेटवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेटवर्क, रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से निकलती हैं बहुत सारी शॉर्ट टिब्यूल्स, इनको क्या नाम दिया जाता है, इफरेंट डक्ट्यूल्स। फिर ये इफरेंट डक्ट्यूल आपस में जुड़ के फिर से क्या बनाएंगी, अ वेरी लॉन्ग डक्ट, अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एपिडिडिमस। तो upper part is head of epididymis, this is part is body of epididymis, and the lower part is tail of epididymis. अब ये देखो, ये एपिडिडिमस बेटा इस डायग्राम में पीछे से घूम के निकल गई बाहर, ये चली गई ऊपर की तरफ। डायग्राम के बिल्कुल टॉप पे देखो, ऊपर की तरफ निकल गई। तो ऊपर की तरफ जब ये निकली तो इसने बना दी अनदर ट्यूब। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब, वास डिफरेंस। क्या नाम है उसका, वास डिफरेंस। What is another name for vast difference? Sperm duct. यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, तो आप क्या आंसर करोगे,
सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनेगा उसका रूट क्या है, मतलब वो बाहर कैसे निकलेगा, वो यूरिथ्रा तक कैसे पहुंचेगा, तो क्या बताओगे? सबसे पहले नंबर 1 सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद वो चला गया रेटे टेस्टिस में, जो स्पर्म है वो किस में जाएंगे? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से वो स्पर्म किसके अंदर चलेंगे? इफरेंट डक्ट्यूल्स के अंदर। इफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद वो कहाँ चलेंगे? एपिडिडेमस में, और एपिडिडेमस के बाद वो चलेंगे वास डिफरेंस में। यानी कि जो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल में बना था टेस्टिस के अंदर, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया? वास डिफरेंस में। दैट इज नोन एज द स्पर्म डक्ट। इतना क्लियर है?